आप लोगों को महावीर क्लासेज चैनल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। महावीर क्लासेज चैनल अभी अभी शुरुआत नया चैनल है। इसके अंतर्गत हम लोग कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक ऑल सब्जेक्ट सभी विषय का अध्ययन हम लोग करेंगे। अब हम लोग इस चैनल को शुरुआत किए हैं महावीर क्लासेस के नाम से, और आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि जितना से जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को घर बैठे कक्षा 6वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं एकदम सब्जेक्ट वाइज हम लोग सॉल्व कराएंगे, उसको हल कराएंगे। और आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और घर बैठे इसी चैनल के माध्यम से आप लोग अपने क्लास की तैयारी करते रहिए। आज हम लोग शुरू से पढ़ेंगे और आज हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, जो सभी क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रांसलेशन की शुरुआत हम लोग आज टेंस से करेंगे। हम लोग आज समझेंगे कि टेंस क्या है और टेंस किसे कहते हैं तथा टेंस कितने प्रकार का होता है। हम लोग आज रूबरू हम लोग आमने सामने इसका सामना करेंगे। तो टेंस सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं टेंस, TENSE, टेंस। टेंस टेंस का मतलब होता है काल। काल अर्थात समय। अब जैसे हम लोग समय को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, यह जानते हैं कि समय जो होता है घंटा में होता है, नहीं तो मिनट में होता है, नहीं तो सेकंड में होता है। लेकिन समय की शुरुआत जो होती है सेकंड से होती है। मान लीजिए समय को हम लोग 3 भागों में बांटे, तो पहला हो गया आपका सेकंड। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम समय का जिक्र क्यों कर रहे हैं ट्रांसलेशन में, टेंस में, क्योंकि हम लोग जो टेंस पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग समय से रिलेशन बना करके पढ़ेंगे, तो हमें समझने में बहुत आसानी होगी। दूसरा सेकंड के बाद आता है मिनट, और तीसरा जो होता है घंटा। अब देखिए हमारा समय सेकंड से शुरू होता है, सेकंड के बाद मिनट बनता है, मिनट बन करके 1 घंटा बनता है, यानी कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट और 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो यहाँ पर टेंस में हम लोग वर्तमान काल से शुरू करते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस, PERSENT, प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। देखिए ये भी टेंस में पहला पार्ट है। दूसरा आपका हो जाएगा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस ये आपका हो जाएगा भूतकाल। और आपका तीसरा पार्ट जो है इसका फ्यूचर टेंस, FUTURETENS। फ्यूचर टेंस का हिंदी होता है भविष्य काल। अब हम लोग क्या करेंगे कि समय के साथ रिलेशन इसका कैसे बनाएंगे। वर्तमान काल यानी कि सेकेंड, यानी कि अभी जो समय चल रहा है वो वर्तमान है, तो हमारा घड़ी जो है, समय जो है सेकेंड से शुरू हो रहा है। हम अभी जो बातें बोल रहे हैं वो सेकेंड में ही चल रहा है, तो यानी कि वर्तमान काल जो है सेकेंड के अनुसार चलता है। और भूतकाल जो होता है, अब सेकेंड जो है अपने गति में है, रुक नहीं सकता है, धीरे धीरे समय चलता है। तो जब 60 बार 60 सेकेंड हो जाता है तो 1 मिनट हो जाता है।
तो हमारा 60 सेकंड बीत चुका तब ना 1 मिनट हुआ, तो उस 1 मिनट को हम लोग भूतकाल में ले लिए, सेकंड को वर्तमान काल में। अब मिनट जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो जा करके 1 घंटा का निर्माण करता है। 60 मिनट जब हो जाएगा तो 1 घंटा, तो हम लोग मिनट के पास आ करके ये आकलन लगाते हैं कि जब ये 60 बार घूम जाएगा तब जा करके 1 घंटा होगा। तो हम लोग आगे की प्लानिंग करते हैं, यानी कि भविष्य की प्लानिंग करते हैं मिनट के पास आकर के, तो वो घंटा जो है हमें भविष्य काल की ओर ले जाता है। तो अब कहने का मतलब है कि टेंस जो है 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जैसे समय जो है सेकेंड, मिनट और घंटा में होता है। अब देखिए हम लोग शुरू से पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के बाद पास्ट टेंस, पास्ट टेंस के बाद फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार होता है, पास्ट टेंस का भी 4 प्रकार होता है, फ्यूचर टेंस का भी 4 प्रकार होता है। तो हम लोग अब शुरू से पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। अब देखिए प्रेजेंट टेंस का भी 4 प्रकार होता है, परंतु 4 प्रकार के भी 4 प्रकार होते हैं। और कैसे होते हैं हम लोग आइए देखते हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा पार्ट होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT टेंस, TENS, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी क्रम में आपका चौथा हो जाता है प्रेजेंट PERSENT, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए हमारा वर्तमान काल जो है 4 भागों में बटा है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग इसी क्रम में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहले पढ़ेंगे। मैंने शुरुआत में ही कहा कि प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल के जो 4 पार्ट होते हैं, और तो इन चारों के भी 4 पार्ट होते हैं। तो हम लोग जो है अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद कंटिन्यूअस, तब परफेक्ट, तब परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पास। किसी टेंस को पढ़ने से पहले हम लोग उसका पहचान जान लें कि आखिर इस टेंस की पहचान क्या है। हम लोग कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही पहचान है, इस वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही है। अब देखिए तो हम लोग पहचान जो है इसका बचपन में करते आ रहे हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे तो उसका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होता है। लेकिन हमने सोचा कि वाक्य के अंत में तो 2 चीजें पाई जा रही हैं, एगो सहायक क्रिया है, एगो मेन क्रिया, यानी कि एगो क्रिया है, एगो सहायक क्रिया है। तो किसमें हम लोग ताती लगाएंगे। लेकिन यहां पर हम लोग लिखेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहा है,
इत्यादि लगा रहे, अगर लगा रहेगा तो हम इसको किसमें उपयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कह रहे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे तो उस वाक्य का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे में एक वाक्य हम लिख दे रहे हैं कि राम आम खाता है, राम आम खाता है। अब यहाँ पर राम जो है आम खाता है, तो इसमें राम जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, आम जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, और यहाँ पे खाता यानी कि खाना जो है क्रिया है यानी कि वर्ब है। अब सवाल उठता है कि हम लोग ऐसे वाक्य को बनाएंगे कैसे? तब यहाँ पर हम लोग समझेंगे वाक्य बनाने के नियम। वाक्य बनाने के नियम को, तो वाक्य बनाने का नियम जो होगा, पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद क्रिया को लिखेंगे वर्ब, लेकिन वर्ब के साथ हमें एस या ईएस लगाना है। जब वाक्य एक वचन में हो यानी कि सिंगुलर नंबर में हो तो हम लोग उसके क्रिया के लास्ट में एस या ईएस लगाएंगे। इसको लगा लेने के बाद हम लोग पहुंचेंगे ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और इसके बाद जो भी अदर वर्ड है उसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब प्रश्न उठता है कि कहाँ एस लगाएंगे और कहाँ ईएस लगाएंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसी में जिक्र कर लेंगे कहाँ एस और कहाँ ईएस लगाएंगे। यहाँ पर है राम आम खाता है, तो राम जो है सब्जेक्ट है, तो हमारे रूल में बनाने के नियम में भी कह रहा है कि आप जो है पहले सब्जेक्ट लगाइए। हम सब्जेक्ट लगा दिए राम, इसके बाद कह रहे हैं वर्ब लगाइए, वर्ब क्या है? खाना, तो खाना क्या क्या होगा? ईट। हमको अब इसी में एस या एस लगाना है। राम आम खाता है, सिंगुलर नंबर है, ये है, एस या एस कोई दोनों में से एक होगा। तो एस जो है रूल कहता है कि एस का प्रयोग वहां करेंगे जब क्रिया के लास्ट में क्या हो? कंसोनेंट हो, तो एस का प्रयोग करेंगे। अब जब क्रिया के लास्ट में भावेल हो तो वहां पे ईएस लगाएंगे। कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आ गया कि राम जाता है, तो राम गो होगा, राम गो। तब यहाँ पर जो ओ आया है तो वो भावेल है, इसके साथ हम लोग ईएस लगा देंगे, राम गोज हो जाएगा। लेकिन यहाँ है कि राम आम खाता है, तो यहाँ पर क्रिया में लास्ट में टी है ना, तो टी क्या है? कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट के साथ एस लगाते हैं और वॉवेल्स के साथ ईएस लगाते हैं। तो हमारा राम ईट्स, अब यहाँ पे कह रहा है कि एस एस लगा दीजिए, लगा देने के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मैंगो, मैंगो लिख दिए। अब सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो गया, राम ईट्स ए मैंगो, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्रिया में एस लगा देना है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड जो भी है। अदर वर्ड क्या है ये भी देख ले, अदर वर्ड कैसे आता है। ये तो हुआ हमारा छोटा सा एग्जांपल, लेकिन परीक्षाओं में इतने आसान ट्रांसलेशन नहीं आते हैं कि हम फट से इतने आसान से बना ले कि राम खाता है, वह घर जाता है, वह स्कूल जाता है। इतनी आसान से परीक्षा भले हो 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो, 11 का, 12, किसी भी परीक्षा में इतना आसान ट्रांसलेशन नहीं लेता है। हम लोग अब थोड़ा इससे बड़ा ट्रांसलेशन बनाते हैं। जैसे राम अपने स्कूल, राम अपने स्कूल बस द्वारा जाता है, बस से जाता है। कह रहे कि राम अपने स्कूल बस से जाता है, इसमें भी ता है, ती है, तो जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो रूल में था कि पहले सब्जेक्ट लिखना है,
हमारा सब्जेक्ट राम है, ठीक ना। जाना इसमें है वो क्रिया है, ठीक। अपने स्कूल, तो यहाँ पर स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है, और जो भी है बस साइकिल मोटरसाइकिल सब क्या है अदर वर्ड में आ जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट पहले राम, राम हो गया। इसके बाद गो, गो मैंने जाना। अब हमारी यहाँ पर बात आ रही है कि एस लगाएं कि एस, अभी बताए कि वॉवेल्स के साथ एस लगाएंगे, कंसोनेंट के साथ एस लगाएंगे। तो गो के लास्ट में क्या है, ओ है, ओ हमारा वॉवेल है, यहाँ पे एस लगा देंगे। तो राम गोज। इसके बाद जब हम कहीं दूर जाते हैं या दूर से आते हैं, वहां पे टू का प्रयोग होता है, कम टू या गो टू। यहाँ पे गोज है तो गोज के बाद टू आएगा, गोज टू अपने स्कूल है, यहाँ पे योर स्कूल हो जाएगा, योर स्कूल। योर स्कूल के बाद अब जो भी अदर वर्ड है, बस से जाए, साइकिल से जाए, मोटरसाइकिल से जाए, किसी भी चीज से जाए, तो उसको लास्ट में जोड़ देते हैं। राम अपने स्कूल बस से जाता है, तो राम गोज टू योर स्कूल फ्रॉम बस, फ्रॉम बस, या बस के द्वारा जाता है तो बाई बस। तो इतने बड़े बड़े या इससे भी बड़े बड़े सेंटेंस जो हमारे एग्जाम में आते हैं। अब हम प्रेजेंट टेंस के पहला में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका सिंपल सा तरीका जाने हैं। लेकिन सिंपल टेंस के बाद, सिंपल इंडेफिनिट टेंस के बाद इसी में इसका दूसरा पार्ट होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, उसके भी क्रिया के लास्ट में ता ती ही रहेगा, लेकिन वो नकारात्मक वाक्य होगा। अब उस वाक्य को हम लोग कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा अलग इससे हो जाता है, क्योंकि इसको सिंपल तरीके से बनाना है और उसमें थोड़ा मिर्ची मसाला लगा के बनाना है। अब इसमें हम लोग कहेंगे कि निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य मतलब वाक्य में नहीं की मात्रा रहेगी, और आप उसको कैसे बनाएंगे ये हम लोग अब देखेंगे। अब इसमें पहले जैसे में हम लिख लेते हैं, जैसे मोहन, मोहन गणित, मोहन गणित नहीं पढ़ता है। मोहन गणित नहीं पढ़ता है बेचारा, उसका मन नहीं लगता होगा। अब हम लोग जान लेते हैं बनाने का नियम, वाक्य बनाने का नियम। वाक्य बनाने का नियम जो होगा वो पहला होगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यही बताया करता होता है। इसके बाद अब बोले कि मिर्ची मसाला लगाना है, मिर्ची मसाला में आपका आ जाएगा डू या डज, डू डज। डू डज के बाद नकारात्मक वाक्य है, तो नकारात्मक वाक्य है तो उसके साथ नॉट लगाएंगे, नॉट हो जाएगा। डू डज और नॉट के बाद हम लोग लगाएंगे आपको वर्ब। अब इसमें क्रिया में एस आई एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसके अनुसार हम लोग डू डज लगा रहे हैं। वर्ब के बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जितने भी अदर वर्ड आएंगे हरकस बतुआ उसको रख देंगे लास्ट में। अब कह रहे कि पहले लिखिए नकारात्मक वाक्य में, नकारात्मक वाक्य में रहा है कि मोहन गणित नहीं पढ़ाता है। मोहन गणित नहीं पढ़ाता है, पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में क्या है, मोहन है, मोहन को लिख दिए मोहन। इसके बाद कह रहे कि डू या डज लगाइए, डू या डज कहाँ लगाएंगे ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो डू का प्रयोग हम लोग केवल प्लूरल नंबर के साथ करते हैं, यानी कि जहां बहुवचन हो, वाक्य जब बहुवचन में रहेगा और नकारात्मक रहेगा तो डू का प्रयोग करेंगे, और जब वाक्य बहुवचन में न रह करके सिंगुलर नंबर में रहेगा, यानी कि आपका एक वचन में रहेगा, तो उस सेंटेंस में हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मोहन गणित नहीं पढ़ता है, तो बेचारा मोहन अकेले है, तो अकेले जब है तो उसके साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। जब दू को रहता मोहन और सोहन तो डू लगा देते हैं, यानी कि एक से अधिक। जब अकेले है एक वचन में है तो डज लगा देंगे, तो मोहन डज। इसके बाद लगाएं नॉट, मोहन डज नॉट। अब देखिए सब्जेक्ट लिख दिए मोहन, डू या डज में से डज लगा दिए,
इसके बाद नॉट लिख दिए, लेकिन अब फिर कह रहा है वर्ब लिखने के लिए। तो वर्ब इसमें क्या है? पढ़ना। लास्ट में वर्ब होता है जिसमें ना, नी, रे वगैरह लगी रहते हैं। तो मोहन डज नॉट रीड। रीड माने पढ़ना। मोहन डज नॉट रीड। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है? गणित। तो मोहन डज नॉट रीड मैथ। मैथ या मैथमेटिक्स। ये आपका नकारात्मक वाक्य हो गया। नकारात्मक वाक्य में सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू, इसके जस्ट तुरंत बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। नॉट के बाद क्रिया, क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट कहीं भी होगा सेंटेंस में तो लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसके बाद जो भी अदर वर्ड होगा ऑब्जेक्ट के बाद ही लगाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में इंट्रोगेटिव के यहाँ। दूसरा नेगेटिव हो गया, क्योंकि हम पहले ही बताए थे कि जो 4 पार्ट है प्रेजेंट टेंस के, इन चारों के भी 4-4 पार्ट में हम लोग बांट करके बनाते हैं। कैसे? पहला हम लोग पढ़ लिए सिंपल में, ताकि जैसे राम आम खाता है। दूसरे में पढ़ लिए निगेटिव, वो आम नहीं खाता है। तीसरे में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जो होगा उसको हम लोग कहेंगे प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक शब्द हमारे कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा हो जाता है क्या। क्या का मतलब व्हाट। दूसरा हमारा हो जाता है क्यों, व्हाई। तीसरा हो जाता है कब, व्हेन। चौथा हो जाएगा कैसे, हाउ। पांचवा हो जाएगा कितने। इसी तरह जितने भी हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड होगा वो सब क्या हो जाएंगे, उसके अनुसार अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। कितने का होगा, हाउ मेनी। अब देखिए प्रश्न सूचक जो वाक्य होते हैं, प्रश्न सूचक जो शब्द होते हैं वो वाक्य में प्रश्न पूछने का काम करते हैं। जैसे हम एक वाक्य लिख दे रहे हैं कि क्या वह आम खाता है। क्या वह आम खाता है। तो इसके कहने का मतलब है कि क्या वह आम खाता है। तो यहाँ पर जो बनाने का नियम होगा दो तरीके से होगा। ये कोई गारंटी नहीं है कि ये प्रश्न सूचक शब्द जो है वाक्य के पहले ही आ रहे हैं। ये कभी कभी वाक्य के बीच में भी आ जाते हैं। कह देगा कि वह क्या आम खाता है, तो बीच में आ गया, तब बनाने का नियम अलग हो जाएगा। जब शुरू में इंट्रोगेटिव शब्द दे दे तो उसका बनाने का नियम अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में समझ लें कि जब प्रश्न सूचक शब्द जो है क्या, क्यों, कब, कैसे, कितने शुरू में रहेंगे तब कैसे बनेगा, और जब वाक्य के अंतिम में रहेंगे तब हमारा वाक्य कैसे बनेगा। इसको समझना पहले बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर हम लोग दोनों को एक ही में मिला करके कर लिए तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा और बन नहीं पाएगा। तो हम लोग अब सीखेंगे कि जब प्रश्न सूचक शब्द जो है वाक्य के पहले रहेंगे तब क्या रूल होगा बनाने का, और जब वाक्य के बीच में रहेंगे तब क्या होगा रूल बनाने का। अब देखिए यहां पर जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के शुरू में रहे तब, वाक्य के शुरू में रहे तब क्या होगा। जैसे में क्या राम गणित पढ़ता है। क्या राम गणित पढ़ता है। जब वाक्य के शुरू में क्या, कब, क्यों, कैसे रहे तो हमारा बनाने का जो नियम होगा, वाक्य बनाने का जो नियम होगा वो होगा पहले शुरू में हम लोग डू या डज लगाएंगे। इसके बाद
सब्जेक्ट को जोड़ देंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद क्रिया को लिख देंगे वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अदर वर्ड रहेगा वो लिख देंगे। तो यहाँ पर डू या डज हम पिछली नेगेटिव में चर्चा किए कि जब सिंगुलर रहेगा तो डू वाक्य और जब प्लूरल में वाक्य रहेगा तो डज लगाएंगे। यहाँ पर राम अकेले है ना, राम के साथ क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा, डज। अब कह रहा है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, डज राम। अब कह रहा है कि वर्ब, वर्ब क्या है, रीड, डज राम रीड। अब क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा गणित हो जाएगा, तो डज राम रीड मैथ, मैथ या मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर जब शुरू में है तो हम लोग डू या डज का प्रयोग शुरू में कर रहे हैं। और जब दूसरा कंडीशन है कि जब प्रश्न सूचक वाक्य जो है, प्रश्न सूचक शब्द जो है वाक्य के बीच में रहे तब क्या हो, वाक्य के बीच में रहे। जैसे जैसे हम लोग लिख दिए राम, राम क्या पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है। तब भाई बनाने का नियम क्या होगा, जब राम जो है, जब राम जो है इस वाक्य में क्या, क्यों, कब, कैसे बीच में आ जाए तब तब क्या करते हैं कि उसका जो भी है मीनिंग लिख देते हैं। जैसे व्हाट, नियम में, बनाने के नियम में व्हाट लिख देंगे, इसके बाद व्हाट, व्हेन, व्हाई, इसके बाद लिखेंगे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे डू या डज, ठीक, और इसके बाद क्रिया को बुलाएंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट बुलाएंगे। तो यहाँ पर व्हाट है तो व्हाट को पहले लिख दिए, यानी कि प्रश्न सूचक जो भी शब्द रहेंगे उसको पहले लिख देंगे, जब बीच में रहेगा तो, शुरू में रहेगा तो डू या डज लगा देंगे। व्हाट राम, व्हाट राम, राम अकेले है, जाहिर सी बात है डज लगाएंगे। व्हाट राम डज, पढ़ना, क्या पढ़ता है, व्हाट राम डज रीड, आर ई ए डी, रीड। इतना हुआ। तो आई होप हम ये समझ गए हैं कि आप लोग प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। जय हिंद।